जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल बोर्डजू में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम अपने नए टॉपिक की चर्चा करेंगे। हमारा प्रीवियस टॉपिक समसूत्री विभाजन था और आज का हमारा टॉपिक रहेगा अर्धसूत्री विभाजन। क्या रहेगा? अर्धसूत्री विभाजन रहेगा। समसूत्री विभाजन की तरह ही अर्धसूत्री विभाजन की बातें करेंगे, नॉर्मल बातें करेंगे। तो समझिए होता क्या है, तो समझ ध्यान से देखो। अर्धसूत्री विभाजन की बात करें तो समसूत्री विभाजन अलैंगिक जनन के दौरान हो रहा था, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? लैंगिक जनन के दौरान। अर्थात लैंगिक जनन के दौरान होने वाला जो विभाजन होता है वो कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। या ये कह सकते हैं एक लाइन के लिए, युग्मक जनन के दौरान गैमेट्स के निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसके लिए कौन से विभाजन की आवश्यकता होगी? अर्धसूत्री विभाजन की। या ये कह दे कि गुणसूत्रों की संख्या आदि किसमें रहती है? गुणसूत्रों की संख्या आदि रह जाती है, वो किसमें रहेगी? अर्धसूत्री विभाजन में। या ये कह दें विविधता आ जाती है, कोशिकाओं में, जीवों में क्या आ जाती है? विविधता आ जाती है। किसकी वजह से? अर्धसूत्री विभाजन की वजह से। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किस पर डिराइव्ड है? अर्धसूत्री विभाजन पे। एक क्वेश्चन और बनाए यहां पे कि अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री शब्द किसने दिया? तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, फॉर्मर व मूरे ने। किसने बताया? फॉर्मर व मूरे ने बताया। तो ये अर्धसूत्री विभाजन की कुछ स्पेशल बातें हैं जिसके लिए अर्धसूत्री विभाजन फेमस है। अब समझो, ये जो अर्धसूत्री विभाजन है ये दो प्रकार का होगा। अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार। एक होगा अर्धसूत्री फर्स्ट, तो इसे अपन मियोसिस फर्स्ट लिखेंगे। ये क्या होगा? अर्धसूत्री सेकंड, इसे अपन मियोसिस सेकंड कर देंगे। समझ रहे हो बात को? अब इनमें क्या है तो इनको समझो आप। देखो, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट है तो इसको अपन लिख देंगे विषम विभाजन, और इसको हम लिख देंगे सम विभाजन। तो सम का मतलब क्या होता है? समान। तो विभाजन जो होगा वो समान होगा, जैसा है वैसे की वैसे रहेगा। और इसमें हमने क्या लिखा? विषम, तो इसमें असमान रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा। क्या रहेगा? तो समझो, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट का सिंपल सा मतलब निकालो। अर्ध का मतलब आधा, तो अपन लिख देंगे गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। गुणसूत्र की संख्या क्या रह जाएगी? आधी रह जाएगी। अब यहां क्या लिख देंगे? गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गुणसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ रहे हो बात को? जैसा है वैसे की वैसे रहेगा। उदाहरण के लिए यहां पर हम युग्मक जनन की प्रोसेस ले सकते हैं जिसे हम 2n से लेते हैं। अब हम सपोज देन यहां स्पर्मेटोगोनिया से बात कर लो, तो हमने यहां पे समसूत्री विभाजन किया तो ये 2n बनेगा। अब एक बार और समसूत्री विभाजन करें तो फिर से ये क्या बनाएगा? 2n बनाएगा। तो अभी तक तो विभाजन जो हो रहा था वो कौन सा है? समसूत्री। तो समसूत्री कैसा होगा? समान होगा। जैसे संख्या एज इट इज लिखते जाएंगे, एक का डबल कर देंगे। एक का क्या करेंगे? डबल कर देंगे। दो लेंगे तो 4 गुना कर देंगे। 4 है तो 8 बार ले चलेंगे उसको, तो ये डबल होता जाएगा। अब डबल होगा तो यहां से ये ग्रोथ फेज में 2n आती है। अब
शुरुआत काम क्या होगा वो समझो। इसमें हमको क्या करना है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा करना है, अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन के लिए सबसे पहले कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। तो हम इसको तोड़ेंगे दो भागों में। अब तोड़ेंगे तो 2n है, तो एक n इसके पास रह जाए, एक n इसके पास रह जाएगा। समझ रहे हो बात को, एक n इसके पास में और एक n इसके पास में। ये विभाजन हो गया अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। हमने क्या लिखा, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। अगर 32 इसके पास में है तो 16 इसके पास में आ गई, 16 इसके पास में आ गई। समझ रहे हो बात को। अब क्या होगा, अब अर्धसूत्री विभाजन सेकंड करेंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है ये व्यवहार करता है समसूत्री की तरह। किसकी तरह व्यवहार करेगा, समसूत्री की तरह व्यवहार करता है। और इसी व्यवहार के चक्कर में ये n छपते जाएंगे। एक का वापस से डबल, दो का 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन काम करता है। एक में आधा होगा और एक में डबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड की बात कर सकते हैं। अब इनके पार्टीशन क्या होंगे, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम बात करेंगे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात करें तो ये कह सकते हैं कि इनको हम 4 भागों में बांटेंगे। कितने में, 4 में, या 4 अवस्थाओं में बांटेंगे। ये 4 अवस्थाएं कौन सी होंगी, तो ध्यान से समझ गया। जो प्रोफेज, जो मेटाफेज, जो एनाफेज, जो टीलोफेज समसूत्री में पढ़ रहे थे, सेम उनको कहां लिखेंगे, मियोसिस में। तो हमने लिखा प्रोफेज, हमने लिखा मेटाफेज, हमने लिखा एनाफेज, और चौथा क्या लिखा, टीलोफेज। समझ रहे हो बात को। अब ध्यान से समझो, इसमें परिवर्तन क्या करेंगे। आप कहोगे सर ये तो माइटोसिस के समान ही हो गए, मियोसिस में अलग क्या होगा। करना क्या है, ये जो फर्स्ट है ना ये लगा दो, और ये फर्स्ट लगने से ये कौन से पोर्शन की हो गई, मियोसिस फर्स्ट की हो गई। किसकी हो गई बेटा, मियोसिस फर्स्ट की हो गई। अब मियोसिस फर्स्ट में पढ़ेंगे तो हमने पहले पढ़ा था कि प्रोफेज प्रावस्था लंबी होती है। माइटोसिस में क्या पढ़ा था, प्रोफेज प्रावस्था लंबी होती है। तो ये लंबी देखो, यहां फर्स्ट भी क्या है, लंबी है। इसमें क्या बनेगा वो समझो। तो इसमें देखो, इसमें कुछ पोर्शन बटेंगे। एक होगा लैप्टोटीन, एक होगा जाइगोटीन, एक होगा पैकाइटीन, एक होगा डिप्लोटीन, एक होगा डाइकाइनेसिस। ये 5 प्रावस्थाएं किसकी होंगी, प्रोफेज फर्स्ट की। अर्थात मेटाफेज फर्स्ट तक जाने के लिए इन 5 प्रोफेज फर्स्ट को पार करना पड़ेगा। इन्हें 5 प्रोसेस को पार करना पड़ेगा, जब जाकर के हमारे पास कौन सी क्लियर होगी, प्रोफेज फर्स्ट होगी। अब इस प्रोफेज फर्स्ट का हम उठाते हैं लैप्टोटीन को। किसको उठाते हैं, लैप्टोटीन को उठाते हैं। तो देखो यहां पर मैंने 2 लाइनें लिखी है, इनको समझो। जैसा माइटोसिस में पढ़ा था सेम वैसा ही पढ़ेंगे। हमने क्या लिखा, क्रोमेटिन रेसे। हमने क्या लिखा, क्रोमेटिन रेसे। जो क्रोमेटिन के कण अपने पास में ये थे, ये आगे चलेंगे, क्या बनाएंगे, क्रोमेटिड बनाएंगे। और क्रोमेटिड किस में बदल जाएंगे, गुणसूत्र में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, गुणसूत्र में बदल जाएंगे। सेम लाइन लिख रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। क्रोमेटिन रेसे संघनित होकर गुणसूत्र बनाते हैं। लेकिन अगर पूछे लैप्टोटीन को दूसरा नाम क्या है, तो हम इसे बुके भी कहते हैं और गुलदस्ता भी कहते हैं। जैसे फूल जो होते हैं बिखरे हुए रहते हैं, फूल क्या रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। और जब उन फूलों को एक साथ सजाया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, बुके या गुलदस्ते बन जाते हैं। सेम उसी प्रकार से जब क्रोमेटिन कण बिखरे हुए रहते हैं तो वो फूल के समान है, और वैसे ही जैसे गुणसूत्र बन जाते हैं तो वो किसके समान हो जाते हैं, गुलदस्ते के समान हो जाते हैं। किसके समान, गुलदस्ते के समान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लैप्टोटीन की बात हम कर सकते हैं। फिर से इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लो, आगे बात कर। लैप्टोटीन के बाद में बात करते हैं जाइगोटीन की। किसकी बात करेंगे, जाइगोटीन की। तो जाइगोटीन क्या कह रहा है, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के क्या होंगे, जोड़े। जो गुणसूत्र अपने पास में थे वो आपस में क्या हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। तो देखो कैसे होंगे, तो समझो
ये अपने पास में क्रोमेटिड आ गए, बीच में क्या आ गया, सेंट्रोमियर। सेम उसी प्रकार से एक यहां बनेगा, ये क्या बन गया अपने पास में, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन गए। देखो आपस में जुड़े हुए हैं अपने पास में, और इन जुड़ी हुई संरचना को अपन क्या कह रहे हैं, बाईवैलेंट और टेट्राड कह रहे हैं। अर्थात चतुष्क संरचना और बाईवैलेंट अर्थात दो गुणसूत्र आपस में जुड़ रहे हैं और चार संरचनाएं बना रहे हैं, इसलिए अपन इनको क्या कहते हैं, टेट्राड, टेट्राड कहते हैं। और ये जुड़ते किसकी वजह से है, तो ये जो जुड़ा हुआ भाग आपको दिख रहा है इसको अपन लिखते हैं सिनेप्टोनीमल मिश्रण। क्या लिखेंगे, सिनेप्टोनीमल मिश्रण लिखेंगे। ठीक है, अब ये जाइगोटीन का जो प्रोसेस है वो कहां होगा, पैकाइटिन। अब पैकाइटिन में क्या होगा, इन गुणसूत्रों के बीच में क्रॉसिंग ओवर, आपस में ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और डीएनए का आदान प्रदान करेंगे। अर्थात इसका मटेरियल इधर आ जाएगा और इसका मटेरियल इधर आ जाएगा, आपस में क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे। और जो बाईवैलेंट और जो टेट्राड हम बढ़ाए थे वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाएंगे और वो पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएंगे कि हम कह सकते हैं बाईवैलेंट और टेट्राड का निर्माण किसमें होगा, जाइगोटीन में। लेकिन स्पष्ट रूप से किसमें दिखेंगे, पैकाइटिन में दिखेंगे। गुणसूत्रों का युग्मन किसमें होगा, जाइगोटीन में। लेकिन क्रॉसिंग ओवर किसमें होगा, पैकाइटिन में। जुड़ेंगे किसमें, जाइगोटीन में। लेकिन डीएनए का आदान प्रदान किसमें होगा, पैकाइटिन में होगा। और डिप्लोटीन में क्या होगा, काइज मेटा बन जाएंगे। ये जहां से जुड़ रहे थे उस स्थान को हम क्या कह देंगे, काइज मेटा कह देंगे। और अंतिम प्रोसेस किसका होगा, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस में कोशिकांग वापस से गायब हो जाएंगे क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट अवस्था पूरी हो चुकी है, जबकि समसूत्री में प्रोफेज में हमने कोशिकांग गायब किए थे। तो यहां से भी कोशिकांग क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। और अंत में हम एक लाइन लिख सकते हैं, उपांति भवन पूर्ण हो जाता है। क्या पूर्ण हो जाएगा, उपांति भवन पूर्ण हो जाता है। तो डाइकाइनेसिस का दूसरा नाम क्या है, उपांति भवन। और क्वेश्चन पूछता है उपांति भवन कौन सी प्रावस्था में पूरा होगा, डाइकाइनेसिस में। किसमें होगा, डाइकाइनेसिस में होगा। समझे बात को। इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। प्रोफेज फर्स्ट के बाद में हम बात करते हैं मेटाफेज फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे, मेटाफेज। और मेटाफेज के लिए हम वापस समसूत्री की तरफ जाए तो वहां हमने पढ़ा था गुणसूत्र कहां आ जाते हैं, मध्य रेखा में। कहां आ जाएंगे, मध्य रेखा में। तो वही चीज हमने की है, ये तर्कु तंतु आ गए और बीच में हमने किसको विराजमान कर दिया, गुणसूत्रों को विराजमान कर दिया। किसको कर दिया, गुणसूत्र। देखो सेंटर में प्रेजेंट है, कहीं नहीं लेंगे, मध्य रेखा में डाल दो, चाहे आप यूं डाल दो चाहे यूं डाल दो, एक ही बात है, रहेंगे मध्य रेखा में। अब इसको देखो ये क्या कहता है, तो इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो ये हमने यहां से तर्कु तंतु बनाए। अब ये क्या कहता है, पढ़ते जाओ। समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होगा, अर्थात जो जोड़े बने हुए थे वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर चले जाएंगे, एक आधा यहां जाएंगे, आधे यहां आ जाएंगे, क्योंकि बीच में से तोड़ना पड़ेगा, टेलोफेज में जाएंगे। सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होगा, अर्थात सेंट्रोमियर जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने उसमें क्या किया था कि ये प्रावस्था थी अपने पास में, तो हम क्या करते थे, बीच में से सेंट्रोमियर को तोड़ देते तो ये वी शेप रह जाती थी अपने पास में, या अपने पास में यू एल शेप रह जाती थी। अब क्या करेंगे, यहां किसी प्रकार का विभाजन नहीं होगा, अर्थात गुणसूत्र ऐसे के ऐसे विराजमान हो जाएंगे। ऐसे के ऐसे क्या हो जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। यहां भी ये किए आ जाएगा, सेम यहां डाल दो, आप यहां डाल दो, ऐसे कैसे बैठे रहेंगे, कोई भी विभाजन नहीं होगा, टूटेंगे नहीं। और गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी। जहां जोड़े में थे वो अब किस में आ जाएंगे, सिंगल में। जहां दो जुड़ गए थे अब वो किस में आ गए, एक में आ गए। तो गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, आधी। किस में आकर होगी, एनाफेज फर्स्ट में। गुणसूत्रों का पृथक्करण किस में होगा, एनाफेज फर्स्ट में। गुणसूत्र विपरीत ध्रुव पर कब चले जाएंगे, एनाफेज फर्स्ट में चले जाएंगे। सेंट्रोमियर का विभाजन कहां नहीं होगा, एनाफेज फर्स्ट में, जबकि एनाफेज के अंदर सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। समझो। टेलोफेज फर्स्ट क्या कहता है, अब इस प्रावस्था को सेम वहां ले जाओ, जो यहां गुणसूत्र थे वो किस में आ जाएंगे, क्रोमेटिन में, पहले की जैसे। और केंद्रक झिल्ली केंद्रिका जो गायब की थी वो वापस से यहां पर क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी। समझ लो। अब इसके बाद ये बन जाएगी, इसके बाद ये किस में जाएगा,
मियोसिस सेकंड में। किसमें जाएगा? मियोसिस सेकंड में। और मियोसिस सेकंड को हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हम माइटोसिस पढ़ चुके हैं। और माइटोसिस में जैसा हमने पढ़ा सेम कहां पढ़ेंगे? मियोसिस सेकंड में। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज। वहां क्या लगा देंगे? सेकंड लगा देंगे, क्योंकि सेकंड पढ़ रहे हैं। समझ रहे हो बात को? और इसी प्रकार पढ़ते हैं क्या होता है। तो देखो यहां हमने एम फर्स्ट पढ़ा। क्या पढ़ा? एम फर्स्ट। और इस एम फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे? वही इंटरफेज प्रोसेस पढ़ेंगे। इंटरफेज प्रोसेस में G1 आएगा, S आएगा, G2 आएगा। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रोफेज फर्स्ट पढ़ा, फिर हमने एम फर्स्ट पढ़ा यानी मेटाफेज फर्स्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? ए फर्स्ट पढ़ा, एनाफेज फर्स्ट पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा? टी फर्स्ट पढ़ा। और हमने क्या कहा कि एम फर्स्ट के बाद में किस में आ जाएंगे हम? एम सेकंड में। तो ये जो बीच की प्रावस्था है, ये जो बीच की प्रावस्था है, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे बेटा इंटरकाइनेसिस। क्या कहेंगे? इंटरकाइनेसिस कहेंगे। और इसे इंटरकाइनेसिस कहेंगे तो इस एम सेकंड में पी सेकंड आ जाएगा, फिर एम सेकंड आ जाएगा, फिर ए सेकंड आ जाएगा, और इसमें टी सेकंड। अर्थात ये कह सकते हैं कि यहां पर G1, S और G2 खास करके किसकी बात करें? एस प्रावस्था की बात करें, जो यहां पर अनुपस्थित होगी। क्या होगी? अनुपस्थित होगी। या इंटरफेज अवस्था क्या होगी? अनुपस्थित होगी। समझे बात को? तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे मिलेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।